ये वीडियो बीएससी या बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर अपना पेपर सेकंड चल रहा है, गणितीय भौतिकी पेपर सेकंड की यूनिट 4 है और यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर के अंदर अपन टॉपिक नंबर 5 पढ़ रहे हैं, कार्तीय निर्देशांकों में विस्तरण समीकरण एवं पतली आयताकार प्लेट में ऊष्मा प्रवाह। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही अपन ने विस्तरण समीकरण बता दिया था। ये टॉपिक भी सेम वैसे के वैसे है जैसे पिछले टॉपिक है। ठीक है, वही विधि चरों के पृथक्करण विधि काम में लेकर ही इसको हल कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो वही कोई नई चीज नहीं है, सेम वही ही चीज है। विस्तरण समीकरण ये होता है, ये पहले अपन ने बता भी दिया है। इसको कार्तीय निर्देशांकों में सॉल्व करना है अपन को। ठीक है, फिर एक पतली आयताकार प्लेट के लिए परिसीमा प्रतिबंध अपन देख लेंगे और उन परिसीमा प्रतिबंधों से नियतांकों का मान ज्ञात करके उसमें रख देंगे। वही जो काम पहले अपन इतने टॉपिकों में करते हैं वही काम अपन को इस टॉपिक के अंदर करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा समीकरण है? विस्तरण समीकरण है। पहले दूसरे समीकरण आ रहे थे, अब क्या आ रहा है? विस्तरण समीकरण आ रहा है। तो यदि किसी ऊष्मा चालक माध्यम के दो बिंदुओं पर ताप समान नहीं होता है तो ऊष्मा का प्रभाव उच्च ताप वाले बिंदु से निम्न ताप वाले बिंदु की ओर होता है। ये तो अपन जानते हैं। जैसे किसी ऊष्मा चालक, जैसे अपन किसी स्टील के बर्तन को गर्म करें, ठीक है, तो गर्म करते हैं तो ऊष्मा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चले जाती है। ठीक है, क्योंकि जहां पर गर्म करते हो वहां पर ताप ज्यादा हो जाता है और जहां पर गर्म नहीं करते हो वहां पर ताप कम होता है, तो ऊष्मा का प्रभाव एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर होता है। और ये जो ऊष्मा का प्रभाव होता है, ऊष्मा प्रवाह की दर जो है वो दोनों बिंदुओं के मध्य तापांतर के समानुपाती, यानी कि जितना ज्यादा तापांतर रहेगा, जैसे एक बिंदु पर ताप है T1, एक पर T2 है, तो तापांतर कितना होगा? डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। तो जितना ज्यादा डेल्टा T होगा उतना ज्यादा प्रभाव की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर? ऊष्मा चालक माध्यम के किसी बिंदु पर ताप ज्ञात करने के लिए विस्तरण समीकरण या ऊष्मा प्रवाह समीकरण का उपयोग करते हैं। ये विस्तरण समीकरण है। यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन रो सी होता है, जो उसमें से k ऊष्मा चालक का गुणांक, रो घनत्व और c विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक बताइए एक बार। बताइए।
देखो इस समीकरण को के उदाहरण के रूप में अपन एक पतली आयताकार प्लेट में ऊष्मा प्रवाह का अध्ययन करते हैं। विसरण समीकरण के उदाहरण के रूप में एक पतली आयताकार प्लेट में ऊष्मा प्रवाह का अध्ययन करते हैं। विसरण समीकरण के उदाहरण के रूप में एक पतली आयताकार प्लेट में ऊष्मा प्रवाह का अध्ययन करते हैं। माना आयताकार प्लेट XY तल में स्थित है तथा इसकी मोटाई, जो प्लेट की मोटाई है, पतली प्लेट है इसलिए मोटाई को अपन क्या मान लेते हैं, इसकी मोटाई माना नगण्य है। बिल्कुल जीरो नहीं हो सकती लेकिन अपन नगण्य मान लेते हैं। अतः Z = 0 होगा। मोटाई को अपन अगर नगण्य मान लेंगे तो Z का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देख से इस तरीके से आ जाएगा। ये आपके XY तल में आप प्लेट को ले रहे हो तो जैसे ये X ले लिया आपने, ये Y ले लिया, तो ये XY तल में प्लेट है आपके पास, ये XY तल में है और ये Z आपने ले लिया। ये मोटाई को रिप्रेजेंट करेगा तो मोटाई 0 है तो Z का कोई वो नहीं है। ठीक है, XY तल में हो जाएगी। यहाँ पर X = 0 है और Y = भी 0 है। यहाँ पर X मान लेते हैं A है और यहाँ पर Y क्या है, B। यानी कि ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, X = A और Y = B। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि आपके ये जो चौड़ाई है वो तो हो जाएगी A। ठीक है, ये A हो जाएगी और ये लंबाई, प्लेट की लंबाई तो हो जाएगी A और चौड़ाई क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। ठीक है, इस Z = 0 का माना प्लेट की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः, प्लेट की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः, प्लेट की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः A व B है। क्या है, A व B। तो ये लिखकर डायग्राम बना लो, ये लिखिए और डायग्राम बना लीजिए। ये लिखकर डायग्राम बना लीजिए। पॉइंट का नाम देना चाहो तो ये पॉइंट हो जाएगा O, इसको अपन पॉइंट नाम दे सकते हैं OABC, OABC। लिख लीजिए। प्लेट के किनारों पर ताप
शून्य है, परंतु प्रारंभ में यानी कि t इक्वल टू 0 पर कहीं भी ताप शून्य नहीं होता है। ठीक है, अर्थात परिसीमा प्रतिबंध निम्न हो जाएंगे। अपन को जो नियतांक ज्ञात करने हैं उनके लिए जो परिसीमा प्रतिबंध चाहिए वो ये हो जाएंगे। देखिए इन दोनों लाइनों से क्या परिसीमा प्रतिबंध, यानी कि थीटा 4 परिसीमा प्रतिबंध तो आपके इससे आ जाएंगे, इस लाइन से 1 2 3 4, और 5वां परिसीमा प्रतिबंध आपका इस लाइन से आ रहा है। इन चारों परिसीमा प्रतिबंध में तो ये है कि थीटा जो कि अपना एक्स वाई टी का फलन आएगा, थीटा जो कि किसका फलन आएगा, एक्स वाई टी का, एक्स वाई टी का फलन रहेगा थीटा जो कि एक्स वाई टी का फलन है, थीटा जो कि एक्स वाई टी का। इन चारों में क्या है कि थीटा का मान 0 होगा, क्योंकि ये अपने लिख रखी है लाइन कि किनारों पर ताप शून्य है। तो किनारे कहाँ पर है, किनारे हैं अपने x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, थीटा नॉट एक्स वाई, ये आता है 5वां इस लाइन से। ये x इक्वल टू 0 पर है, ये x इक्वल टू a, x इक्वल टू y इक्वल टू 0, y इक्वल टू b। ठीक है, ये चारों परिसीमा प्रतिबंध तो इस लाइन से आ गए, और 5वां ये इससे आ जाएगा जब t इक्वल टू 0। तो ये 5 परिसीमा प्रतिबंध जो हैं आपके काम आएंगे। तो इन 5 परिसीमा प्रतिबंध को लिखिए आप। इन 5 परिसीमा प्रतिबंधों को लिखिए। इनसे आपके जो नियतांक हैं उनका मान ज्ञात करते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये साइड में जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो आपको नहीं लिखना है, पर यहाँ पे थोड़ा याद रखने की दृष्टि से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब अपन पहला परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे तो सी नियतांक की वैल्यू 0 आ जाएगी। अभी देखेंगे सी नियतांक की वैल्यू 0 आ जाएगी। दूसरा परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे तो आपके पास kx का मान आ जाएगा, और kx इक्वल टू हो जाएगा n पाई अपॉन a। ठीक है, और जब आप तीसरा परिसीमा प्रतिबंध लगाओगे तो आपके पास जो है ई नियतांक की वैल्यू 0 आ जाएगी। किसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ई की। ठीक है, और जब ये वाला परिसीमा प्रतिबंध लगाओगे तो आपके पास ky की वैल्यू आएगी, ky की वैल्यू हो जाएगी m पाई अपॉन b। ठीक है, ये ky की वैल्यू आ जाएगी m पाई अपॉन b। ठीक है, और जब t इक्वल टू 0 लगाओगे तो आपके पास एक नियतांक बचेगा amn एक नियतांक बचेगा। तो उस amn का मान निकाल लेंगे अपन। किसका मान निकालेंगे, amn का मान इस तरह जाएगा। ये चीज आपको लिखनी नहीं है, आपको बस थोड़ा याद रखने के लिए मैंने लिखा है कि जब आप पहला परिसीमा प्रतिबंध लगाओगे तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरा लगाओगे तो kx का मान आएगा, तीसरा लगाओगे तो e का मान आएगा, चौथा ky का, और बाद में एक नियतांक बनेगा amn और उसका मान आ जाएगा। ये केवल आपको याद रखने के लिए है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ध्यान रखना इस चीज को। ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते अपन इनको, ये केवल याद रखने के लिए है।
लिख लीजिए। अब देखिए, अब अपन विसरण समीकरण को सॉल्व करते हैं, विसरण समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो आपकी जो आयताकार प्लेट है वो पतली आयताकार प्लेट है, यानी कि उसकी मोटाई को नगण्य माना गया है। तो पतली आयताकार प्लेट कौन से तल में है? केवल आयताकार प्लेट, पतली आयताकार प्लेट, पतली आयताकार प्लेट, पतली आयताकार प्लेट XY तल में है, XY तल में स्थित है। अतः लाप्लास संकारक का मान, अतः लाप्लास संकारक का मान कार्तीय निर्देशांकों में, लाप्लास संकारक का मान द्विविमीय कार्तीय निर्देशांकों में लेते हैं, द्विविमीय कार्तीय निर्देशांकों में लेंगे, त्रिविमीय में नहीं लेंगे अगर मोटाई को नगण्य मान लेंगे तो, ठीक है। कार्तीय निर्देशांकों में लेते हैं, ठीक है, मोटाई को नगण्य मानने के कारण, ठीक है। तो द्विविमीय कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लास संकारक क्या होता है? एवं द्विविमीय कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लास संकारक, द्विविमीय कार्तीय निर्देशांकों में डेल स्क्वायर निम्न होता है, डेल स्क्वायर निम्न होता है। क्या होता है आपके पास? डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? डेल स्क्वायर इक्वल टू होता है अपने पास डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। द्विविमीय में, अगर त्रिविमीय में लेते तो ये डेल प्लस में डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर हो रहा था। तो ये समीकरण नंबर आपके पास हो जाएगी, एक समीकरण पहले आ गई, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब आप क्या करिए कि समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है आपका? डेल स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो डेल स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दीजिए? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर। यही था डेल थीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। ये देखिए, ये यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। इसको अपन कह देंगे समीकरण नंबर 3। उतारिए एक बार यहाँ तक, समीकरण नंबर 3 तक उतारिए। यहाँ देखिए, थीटा इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड टी। अतः थीटा को अपन कह सकते हैं थीटा एक्स वाई टी। क्या कह सकते हैं? थीटा एक्स वाई टी। लिख लीजिए।
बता लिया होगा अपने, ये मानते हुए आगे चलते हैं। अब वही चरों के पृथक्करण विधि लेंगे और समीकरण 3 को हल करेंगे। माना समीकरण 3 का हल 3 भागों में डिवाइड कर देंगे थीटा को। माना समीकरण 3 का हल, माना थीटा एक्स वाई टी, माना थीटा एक्स वाई टी इक्वल टू कैपिटल एक्स जो कि केवल एक्स का फलन होगा, कैपिटल वाई जो कि केवल वाई का फलन होगा, और कैपिटल टी जो कि केवल टी का फलन होगा। ठीक है, एक्स वाई और टी। और सुविधा के लिए जो है अपन इनको केवल एक्स और वाई और टी कह देते हैं, एक्स वाई और टी। इसको अपन कह देंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण अगर ये जो है इस समीकरण का हल है तो ये इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अतः समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रखने पर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, थीटा की जगह अपन लिख देंगे एक्स वाई टी प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और एक्स वाई और टी इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, और डेल अपॉन डेल टी और एक्स वाई और टी मान रख दिया अपन ने। तो आप देखिए यहाँ x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो y और t एज ए कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, दोनों बार ही दो बार अवकलन हो रहा है पर दोनों बार ही केवल x का अवकलन होगा, y और t कांस्टेंट रहेंगे तो y और t बाहर आ जाएंगे और ये अवकलन किसका होगा, केवल x का होगा। यहाँ पर y के सापेक्ष हो रहा है इसी प्रकार से तो x और t कांस्टेंट रहेंगे, अवकलन केवल दोनों बार किसके का होगा, केवल y का होगा, इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यहाँ पे t का के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो x और y जो है कांस्टेंट रहेंगे तो डेल t अपॉन डेल स्मॉल t। ठीक है, अब इस समीकरण को x इंटू वाई इंटू टी से भाग देने पर, इस समीकरण को x इंटू वाई इंटू टी से भाग देने पर, भाग दीजिए आप, क्या आ जाएगा आपके पास भाग देने पर, दीजिए भाग क्या आएगा। इसमें भाग देंगे तो ये 1 अपॉन कैपिटल एक्स डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कैपिटल वाई डेल स्क्वायर कैपिटल वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर टी। ठीक है, 1 अपॉन एच स्क्वायर और 1 अपॉन टी डेल कैपिटल टी अपॉन डेल टी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, इसको अपन कह देंगे समीकरण नंबर 5। क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 5। अब आप देखिए इस समीकरण, देखिए यहाँ तक लिख लिया। अब अपन लिखेंगे कि इस समीकरण का पहला पद केवल x का फलन है, इस समीकरण का पहला पद केवल x का फलन है, x का फलन है। दूसरा पद केवल y का फलन है, y का फलन है। और तीसरा पद केवल t का फलन है। अतः x में परिवर्तन से दूसरे व तीसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरे व तीसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार y में परिवर्तन से पहले व तीसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और t में परिवर्तन से पहले व दूसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे अपन इसमें परिवर्तन करेंगे, x में परिवर्तन करेंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इसी प्रकार y में करेंगे तो इसमें और ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे।
इस प्रकार टी में करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। आता है ये अलग अलग नियतांक के बराबर होने चाहिए, ये अलग अलग नियतांक के बराबर होने चाहिए, नियतांक के बराबर होने, नियतांक के बराबर होने चाहिए। यानी x के लिए ये और ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं ये दोनों पद, ठीक है। इसी तरह के y के लिए ये दोनों पद कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए इसी प्रकार t के लिए ये दोनों पद कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये पहले भी लिखी है अपन ने ये लाइन, ठीक है। अतः माना 1/x del स्क्वायर कैपिटल X अपॉन del x स्क्वायर, एक तो ये है आपका पहला पद तो, ठीक है। एक आपका है 1 कैपिटल Y del स्क्वायर कैपिटल Y अपॉन del y स्क्वायर, ये दूसरा पद है। और ये आपके पास कौन सा पद है, तीसरा पद है। जो कौन सा पद है अपने पास, तीसरा पद है, ठीक है। तो पहले जो है इसको अपन ने बराबर मान लेते हैं माइनस ऑफ kx स्क्वायर के बराबर मान लेते हैं। इसको अपन जो है माइनस ऑफ kx स्क्वायर के बराबर मान लेते हैं, इसको माइनस ऑफ ky स्क्वायर के बराबर, और इसको अपन जो है माइनस ऑफ k थीटा अपॉन h स्क्वायर के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पर h स्क्वायर यहाँ इसलिए लगा देते हैं कि ये h स्क्वायर से h स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 5 समीकरण पहले आ गए, तो आपके पास हो जाएगा समीकरण नंबर 6a 6b और ये हो जाएगा 6c, 6a 6b और 6c। छः ए 6b 6c, ठीक है। बता लीजिए ठीक है।